आज एक छोटा सा टॉपिक, मतलब इसे शुरुआत करते। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन मतलब टाइम जिस हिसाब से उस हिसाब। तो यहां पर देखो, एक हम लोग बात करेंगे माउंटेन सिस्टम की। ठीक, जिसे हम लोग पर्वत कहते हैं हिंदी में। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखो कि इसमें भारत में कितने पर्वत हैं और किस टाइप के, जैसे हम लोग इंसानों में ना लोगों की जातियां होती हैं, धर्म होते हैं ना, जाति धर्म। इसी तरीके से हम लोग समझने के लिए करें, अन्यथा उसको कभी ना लीजिएगा। इसी तरीके से पर्वतों की भी जातियां समझ लो। जैसे यहाँ नहीं होता जनरल, ओबीसी, एससी, या ये चौहान या शुक्ला शर्मा या शेख पठान सैयद, जो भी कल कहने का मतलब समझने के लिए। इसी तरीके इनमें क्या होता है, कोई वलित पर्वत, जिसे अंग्रेजी में फोल्डेड माउंटेन कहेंगे, ये समझ लो इनकी ये जाति हुई या गोत्र कह लो। कोई ज्वालामुखी पर्वत, तो समझ लो इनका एक गोत्र। कोई अवशिष्ट पर्वत, कोई ब्लॉक माउंटेन यानी खंड पर्वत। तो जैसे हम लोगों में नहीं होती कैटेगरी, तो ये जैसे कि समझ लो इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। आपसे वहां क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत, जिसे रेजिड्यूअल कहते हैं अंग्रेजी में, उसका उदाहरण है या एग्जाम्पल है, या इनमें से कौन सा फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, या इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, या इनमें से कौन सा भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, जिसे अंग्रेजी में ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब कोई क्या करेंगे, या एक काम करते हैं, जैसे आप देखते होगे ना अंग्रेजी में, इसमें रीजनिंग में 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, 36 लिख दिया और 42 लिख दिया, फिर पूछेगा इनमें डिफरेंट बताओ। इसका मतलब ये कोई ना कोई की स्क्वायर है, ये डिफरेंट है। तो वहां पर कोई 4 पर्वत नाम लिख देगा, 3 कोई एक वैरायटी के होंगे और चौथा कोई अलग होगा। तो ये इसे को रीजनिंग में बना दो, यानी डिफरेंट भी हो गया। वो बात समझ में आई। तो इसी तरीके से कौन कौन से हैं, यानी वैरायटी इनकी, और भारत में फिर उनके नाम क्या क्या है, तो उनको पढ़ना। ठीक, तो जरा देखो। अब अगर हम लोग भारत में जिन पर्वतों की बात करेंगे, अगर उनमें बात करें, तो सबसे पहले ये 2 रंग का क्यों चलने लगता है भाई, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, और आपका सतपुड़ा पर्वत। इनके अंग्रेजी हिंदी में नाम सतपुड़ा को सतपुड़ा ही लिखेंगे, अरावली को अरावली ही लिखेंगे, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं। ठीक है, हर जगह ट्रांसलेशन नहीं होता। कोई हीरा लाल लाल नाम है तो उसे मरसी राम नहीं लिखेंगे, सॉरी, हीरा लाल को डायमंड रेड नहीं लिखना है, उसका नाम है तो नाम है। ये नहीं कि हर जगह लोग ट्रांसलेशन के पीछे पड़े रहते, नाम का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक, तो सतपुड़ा को सतपुड़ा ही लिखेंगे। चलिए, उसके बाद में विंध्यन, यानी इसे विंध्याचल बोलते हैं। फिर उसके बाद देख लो आपका पश्चिमी घाट, या इसी को सह्याद्री बोलते हैं। पूर्वी घाट। ठीक, ये कुछ नाम हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना होगा। बाकी ये किस जाति के हैं, यानी किस वैरायटी के हैं, वो साथ में बताते चलेंगे। जैसे ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ये आपका अवशिष्ट पर्वत है, ये आपका यंग फोल्डेड माउंटेन है। एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से ये साथ में बताते और लिखाते भी चलेंगे। ठीक, चलो देखो। अब आपने एक बात सुनी होगी, जिससे आपने कहीं कहीं देखा होगा, लिखा होगा माउंटेन, और कहीं कहीं लिखा होगा माउंटेन रेंज, है ना। तो देखो, अगर हम लोग, ये जो लोग गले में चैन पहने हैं, या जो घड़ी में चैन, ये भी चैन ही है, या आपने जंजीर देखी होगी लोहे वाली। तो जंजीर में अगर एक ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, कड़ी। अभी जंजीर कहा, जंजीर है ये, अभी नहीं है ना।
अगर इसी में ढेर सारी जोड़ दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो गई? चैन हो गई। यानी अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसे एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, इसे श्रृंखला भी तो कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये क्या है? पर्वत, और अगर ये ऐसे ऐसे लगातार कंटिन्यूअस हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी। तो अगर इस तरीके से तो इन्हें क्या कहेंगे? श्रेणी, श्रृंखला या अंग्रेजी में माउंटेन रेंज कहेंगे। तो बात समझ में आ गई? यानी जहां पर ढेर सारे पर्वतों की एक कतार पाई जाए, जैसे ये सामने बोर्ड पे दिख रही, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज कहेंगे, हिंदी में पर्वत श्रृंखला कहेंगे। और अगर इंडिविजुअली एक है तो वो क्या हो जाए? ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक चीज देखो, ये जो माउंटेन है इनसे भी आगे पढ़ने से पहले देखो, जो बड़ा टॉपिक है इसकी पहले थोड़ी सी भूमिका भी जान लो। अगर आप देखोगे अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि माउंटेन किस कैटेगरी का लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म समझते हैं? जो हमारे स्थल रूप, जो हमें जमीन के ऊपर दिखाई देते, कहीं पहाड़ दिखाई देंगे तो कहीं पठार दिखाई देंगे तो कहीं वैली होंगी, घाटी होंगी, इन्हीं सभी अलग अलग ढेर सारी जो उबड़ खाबड़ जमीन पर दिखाई दे रही, इन्हें लैंडफॉर्म कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं स्थल रूप। अलग अलग कैटेगरी के होंगे। अब जितने भी लैंडफॉर्म दुनिया में मिलते हैं स्थल रूप, तो इनमें कुछ कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। यानी आपसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म यानी कि प्रथम श्रेणी का उच्चावच। उच्चावच समझते हो? इसे रिलीफ फीचर कहते हैं अंग्रेजी में। उच्चावच का मतलब आप ये साधारण समझ लो, उबड़ खाबड़ जो जमीन पर दिखाई देती है। जिसे कोई मैप लगा, देखो कितनी उबड़ खाबड़ इस मैप में है। अब जरा देखो, कहीं पर देखो ये कलर लगा, जितने ये कलर लगे ये सब क्या है? माउंटेन को शो कर रहे हैं, ग्रीनरी मैदान को है, इन अलग अलग देख रहे हो कितने उबड़ खाबड़ है। तो इसी तरीके से एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, यानी जिसे हिंदी में कहेंगे प्रथम श्रेणी का उच्चावच। एक है आपका सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, जिसे हम लोग द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहेंगे। ठीक, एक होते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक, तो जो माउंटेन है वो किस कैटेगरी में आते? यही पूछना था। किस कैटेगरी में आएंगे? ठीक, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये सब सेकंड ऑर्डर में आते हैं। इसे देखो, एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं, भूलोगे नहीं बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ऐसे समझ लो कि जब ये पूरी दुनिया बनी रही होगी, यानी पृथ्वी, अब पृथ्वी जब बनी होगी तो इसमें 2 ही चीजें दिखाई देती। या तो आपको क्या दिखाई देती है? यानी जमीन, यानी लैंड। और या आपको क्या दिखाई देता है? दूसरा क्या दिखाई देता है? यानी या तो आपका स्थल दिखाई देगा, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहेंगे, और यह दिखाई देगा आपका पानी, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। जो बैच कितने बजे का है? आप लोग चले आते हो, जब मन करा चले आ रहे हो हैं? बस लेट हो गई तो उससे पहले निकला करो। ये थोड़े ना जब मन करा चले गए, उठ के आए और चले आए। टाइम कितना हो रहा है? पहले ये लेट 10-5 मिनट का होता है, ये पौन घंटे का लेट नहीं होता। फिर इसका मतलब पूरा ब्लंडर मिस्टेक है जी। कितनी बार बताया जाता है, अगर आप लेट आओगे फिर टीचर भी लेट आना शुरू कर देंगे उसी देखते हुए। अब फिर अगला बैच जो दूसरा वाला है, उसके बीच में और आपके बीच में टाइम नहीं है कि इस बैच को थोड़ा बढ़ाया जा सके टाइम कवर करने के लिए। यानी इसको छोड़ना ही होगा, क्योंकि वरना वो वाला लेट हो जाएगा। है बात सही? अब मान लो अगर 1 घंटे गैप होता
तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां 1 मिनट का टाइम फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। चलिए, तो या तो इसमें क्या रहा होगा, शुरुआत में जमीन और या पानी। अब इसमें देखो यानी और आप इसे ऐसे समझ लो जी, आप इसे एक ऐसे समझ लो कि एग्जाम्पल से बेहतरीन, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान से सबसे पहले क्या कहा, जो जमीन है यानी महाद्वीप और सागर यानी ओशन, ये दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म कहलाते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच्छिन्नी में। यानी या तो जमीन रही होगी जब दुनिया बनी, और या पानी, दो ही चीजें थी, उसके बाद ये सब बना बवाल, पहले कुछ नहीं था। इसका मतलब दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में कहलाएंगे। अब इसे समझो, मान लो तुम्हारे पास यहां पर मुरादाबाद में एक 2000 स्क्वायर फीट का एक खाली जमीन पड़ी है, ठीक, एग्जाम्पल। तो ये अगर इसे देखें तो ये किस ऑर्डर का लैंडफॉर्म होगा, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म का होगा, यानी खाली जमीन है, खाली। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे हम लोग ज्योग्राफी में देखें तो ये हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म हो जाएगा। अब तुम्हारे समझ में आ कि खाली जमीन पड़ी, इसका कुछ यूज किया जाए, तुमने इसके ऊपर एक बर्बादी घर बना दिया, ताकि हर साल हजारों को बर्बाद किया जाए। बने आते देखो मैरिज लॉन, तो जो मैरिज लॉन इस खाली जमीन पर बना हुआ है, तो ये किस श्रेणी का उच्चावच हो जाएगा, सेकंड। पहले जमीन थी फर्स्ट ऑर्डर, जमीन के ऊपर पहाड़ बने होंगे तो पहाड़ सेकंड ऑर्डर, पहाड़ के ऊपर घाटियां बनी तो थर्ड ऑर्डर, वही बताना चाह रहे थे। तो आपके पास खाली जमीन पड़ी थी तो ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, इस पहाड़ खाली जमीन के ऊपर आपने जो बना दिया, तो ये इसका मतलब इस जमीन के ऊपर बना है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। अब तुम्हारे फिर भी पता लगा इसके पैसे, इतना पैसा कमा के देते हैं ये लोग, पता है लाखों रुपए की बुकिंग होती है इनकी, उसके बावजूद पेट नहीं भरा, पैसे से पेट जिंदगी में किसी का भरता ही नहीं। तो तुम्हें समझ में आया, इसकी छत खाली पड़ी, ऐसा करो जियो वालों ने जब तक संपर्क किया कि हम तुम्हारी छत पर टावर लगाना चाहते हैं, उसमें पैसा मिलेगा, तो जियो वालों को तुमने एक टावर लगवा दिया अपनी छत के ऊपर, तो जो टावर जो लगा हुआ है इसकी छत के ऊपर, तो यो किस श्रेणी का उच्चावच होगा, समझ में आया। इसका मतलब ये खाली जमीन थी तो ये आपका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हुआ, इस महाद्वीप के ऊपर ये क्या बने आपके, ये सेकंड ऑर्डर हुआ, और ये पहाड़ होंगे तो इन पर पानी तेजी से बहेगा, नदियां कटान करेंगी तो कहीं बी शेप कहीं यू शेप घाटियां बनेगी, तो जो घाटियां जो होंगी वो क्या होंगी, क्या होंगी, थर्ड ऑर्डर। समझ में आ गया। यानी इसी तरीके से समुद्र फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, यानी प्रथम श्रेणी का, यानी महासागर, ठीक। तो इसी तरीके से कॉन्टिनेंट क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फिर जमीन के ऊपर जो बना सेकंड ऑर्डर, उसके बनने के बाद जो बना वो थर्ड ऑर्डर। जैसे मैदान है, मैदान क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। अब मैदान के ऊपर पता लगा नदी बह रही थी, नदी ने जाके कोई नई तरह की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी, कहीं विसर्प देखते हो जिसे अंग्रेजी में मिएंडर कहा जाता है, वो बोलते ना, वो नदी का मचलाना और ये करना, पिक्चरों में तरह तरह के स्लोगन सुनोगे, नदियां क्या होती इस तरीके बल खाती बहती, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है ना, मिएंडर्स कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में विसर्प कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी थर्ड में जाएंगे, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर, इनके ऊपर जो बने सेकंड ऑर्डर, उनके ऊपर जो बने वो थर्ड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में क्या क्या जाएंगे, आप बात कर लेते हैं, हम लोग बात जिसकी कर रहे थे। तो सेकंड ऑर्डर में ध्यान रखना आपका एक क्या होंगे, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर में होंगे। अब इसके ऊपर ये वैली बन गई तो ये थर्ड ऑर्डर,
इसके ऊपर कुछ और बन गया, वो भी थर्ड ऑर्डर, इसके ऊपर कुछ और बन गया, वो थर्ड ऑर्डर। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा लैंडफॉर्म किस श्रेणी में आता है। तो अब आपको याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, तीन ही तरीके के, चौथा कोई नहीं है, तो सिर्फ तीन याद रखना। और ये एग्जांपल इसलिए वो घर वाला बताया था ताकि याद रहे जा सके, उम्मीद है याद भी रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिनको पढ़ना। हाँ, एक चीज और, आप जब कभी भी पढ़ोगे तो इनमें कुछ चीजें और जान लो पहले। एक आपने इसका नाम सुना होगा, अभी जिसकी बात ही कर रहे थे, माउंटेन। दूसरा आपने ये भी देखा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग रंग क्यों बदल जाता बिना बदले। तीसरा आपका क्या होता है, पठार यानी प्लेट्यू। और चौथा आपका मैदान। चार हैं। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं। ठीक वैसे ही एक जैसे लग रहे हैं जैसे रोड से थोड़ी दूरी पर गधा और घोड़ा खेत में चरता हो और तुम रोड पर जा रहे हो तो पता नहीं लगता इनमें गधा कौन है घोड़ा कौन है। बाहर से देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। भाई बाहर से तो कोई जनरली आदमी अगर कोई बहुत मरीला टाइप का गधा नहीं है, तो वो अगर ठीक ठाक है फिटनेस उसकी, तो वो एक जैसे लगेंगे देखने में। तो इसी तरीके लगने में आपको यहां पर भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। इसीलिए कहते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर काला आदमी निग्रो नहीं होता है बस सही, जरूरी थोड़े हर काला निग्रो हो। चलिए अब देखो जरा इनमें, अगर इनका हम पूरी दुनिया में एरिया देखें तो ये लगभग पूरी दुनिया में 41% जमीन ऐसी है इस पृथ्वी की जो ये प्लेन है पूरी दुनिया में। इसका मतलब पूरी दुनिया में क्या ज्यादा है, मैदान। अरे भाई आधे आधे लगभग 40% तो जाए, इसका मतलब 60% में सब है, तो सीधी सी बात है वो कम ही होंगे। अब अगर आप इन्हें देखोगे तो ये लगभग पूरी दुनिया में 33% के आसपास हैं। जी प्लेट्यू जिसे कहते हैं, ये लगभग पूरी दुनिया में 12% और ये लगभग पूरी दुनिया में। अब जरा इसको जोड़ो मोटे तौर पर, जोड़ो जल्दी से। सहोरा नहीं हो रहा, कब का है मतलब, ये आप किसी बुक्स में देखो जाके साहब मिलेगा। हम कहें ये कोई करंट का डेटा थोड़े ना, आज पहाड़ कम हो गए कल मैदान बढ़ गई है, ऐसा थोड़े। ये कैसे चेंज हो जाएगा, पहाड़ कहां बदल के लाओगे बताओ। अरे भाई वो पहाड़ को अंदर काट दिया, पहाड़ को जड़ से थोड़े ना खत्म कर दिया। आप सुरंग बनाने का मतलब ये है कि आपने पहाड़ की दीवार में आपने पता लगा यहाँ पर। हाँ, पूरी दुनिया में लाखों वर्ग किलोमीटर पे पहाड़ है, अगर उन्होंने एक आध किलोमीटर 10-5 किलोमीटर हटा भी दिया होंगे जिसका मतलब वो कोई मतलब नहीं उनका है। भाई ऐसा था ना कि पूरा पूरा उड़ा देंगे। हाँ, तो ये आप परसेंटेज 100 बन रहा, जोड़ लिया। चलो अच्छा सुनो, ये परसेंटेज किसका है, किसका है ये, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं वो सबसे कम हैं, और भारत में भी जो सबसे ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं वो भी कम हैं। भारत में ये लगभग 10.7% का आंकड़ा है, कुछ ऐसे इसका। बात सुनिए। अच्छा एक बात देखिए, पूरी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा गहराई ज्यादा है या ऊंचाई ज्यादा है दुनिया में? हम ये नहीं कह रहे हैं वो गहरा हाईएस्ट उसकी बात, यानी औसतन एवरेज मान लो, हम गहरा उसकी मेरियाना ट्रेंच की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में एवरेज डेप्थ ज्यादा है कि एवरेज हाइट ज्यादा है। मेरियाना ट्रेंच का छोड़ दो, उसकी भूल जाओ, वो है गहरा है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ एवरेज हाइट ज्यादा होगी, तुम लोग बता रहे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अरे यार देखो सुनो, पूरी दुनिया में यानी अगर ये ग्लोब है तो इसका
70.8% एरिया जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हो? जलमंडल। कितना है टोटल का? अब ये बचा कितना? इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिथोस्फीयर, या हिंदी में स्थलमंडल। इसका मतलब पानी जो है बहुत ज्यादा है, जमीन कम है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। खैर, अभी जो आपने बात कही बिल्कुल एकदम सटीक एक्यूरेसी के साथ वही वाले पॉइंट अपने आप पता लग जाएगा। आप सुनो, जब पानी ज्यादा है तो पहली बात, हाइट कहां से ज्यादा हो जाएगी? एवरेज, है ना। असल में इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि जो चीज हम लोगों को दिखाई देती हम सिर्फ उतने समझते हैं। अब अगर किसी आप आंखों के अस्पताल चले जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अंधी है। हर आदमी वो नीला पट्टा टपकाया आंखों पर लेके जाएगा, दिख जाएगा। हड्डी वाले अस्पताल पे चले जाओ तो लगेगा पूरी दुनिया लूली है, अपाहिज, जिसके देखो राड पड़ा को कुछ नहीं है। टीबी अस्पताल चले जाओ तो लगता है पूरी दुनिया इस तपेदिक से बीमार है। टीबी को ही कहते हैं तपेदिक। मतलब आपको जहां जा रहे हो आपको सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। लोग यहां बाहर निकलते कहते हैं तो स्टेशन के आगे यहां बहुत भीड़ होती, तुम्हें ये दिखा ना? हो सकता है इससे 20 गुनी भीड़ कहीं और भी ज्यादा होती हो। तो हमें जो दिख रहा है वही जानते ना। तो सुनो, आपको जमीन के ऊपर या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश घूम आए होगे तो लगा होगा कि पूरी दुनिया के पहाड़ सब यही है, लेकिन पूरी दुनिया लगभग अभी बताया था 41% एरिया फ्लैट है पूरी दुनिया में। अब इन्हें जो सबसे ज्यादा, और पानी तो अंदर दिखाई नहीं देता है, तो पानी के अंदर हम लोगों को तो लगता है समंदर में पानी भरा है, लग रहा है पूरी सब बिल्कुल एकदम समंदर बराबर है पूरी तरीके से। ये समंदर आपको भरा है, सूखता नहीं कभी, तो हमें लगता ही नहीं कि बड़ा है, कि वो मतलब उबड़ खाबड़ है कि नहीं। तालाब बरसात में देखने में कितना अच्छा लगता है, फुटबॉल के मैदान कितना एकदम चौरस, लेकिन इसी तालाब की हकीकत जो है आप मई और जून में देखो तो असलियत पता लगती कि तालाब कितना उबड़ खाबड़ है, क्योंकि वो सूख जाता है। समंदर सूखता नहीं, लेकिन समंदर की भी हाल वैसे ही है जैसा तालाब की सतह बराबर नहीं होती। इसके कोई नाम नहीं होते, इनके नाम होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, रिज, डीप ओशनिक प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तमाम तरीके के इनके नाम मिलेंगे, वो भी आगे बता। ट्रेंच। तो अब ये समझ में आया कि तो इसमें अब सुनो, एवरेज जो डेप्थ है, वो सॉरी एवरेज हाइट पूरी दुनिया की 840 मीटर है। पूरी दुनिया का अगर हम एवरेज निकालें, उनमें एवरेस्ट भी आएगा, और निचले पॉइंट यानी हम जब औसत निकालते हैं तो पूरी दुनिया का 840 मीटर हाइट आती है। और जब पूरी दुनिया की हम एवरेज डेप्थ की बात करते हैं तो पूरी दुनिया की एवरेज डेप्थ 3800 मीटर है, यानी 5 गुने का लगभग फर्क है। अब समझ में आया? ये बिल्कुल हम ऐसे आंकड़े नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम 24 कैरेट प्योर है, कहीं पर मिला लेना गड़बड़ नहीं पाओगे। मतलब बिल्कुल कहीं आंख बंद करके देख लो यही मिलेंगे। ये वाले नहीं कि जो मन करा लिख दिया, ना मालूम हो तो ना लिखो, ना बताओ, ठीक है, लेकिन गलत ना जाए कोई चीज। अब अंदाजा लग गया होगा कि दोनों में अंतर कितना है, यानी और हमें क्या लगता था कि सब ऊंचे ऊंचा तो है, जमीन गड्ढा है कहां, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सारा सब तो पानी पानी है। जो देखो पूरा एटलस में सब नीले दिख रहा है। अब समझ में आया? तो एवरेज डेप्थ ज्यादा है, एवरेज हाइट कम है। और अगर हम हाईएस्ट हाईएस्ट देख लें, यानी हाईएस्ट लोएस्ट में इसकी एवरेज की हाइट कितनी है? 8848। हम इसे पूरा पूरा 9 किलोमीटर मान लो समझने के लिए। अब मेरियाना ट्रंच की हाइट है 11033, यानी 11033 मीटर। उसे हम 33 मीटर को छोड़ दें, हम सिर्फ 11000 मीटर ले लें, तो 11000 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बनाएंगे तो 11 किलोमीटर होगा। अब इसकी 8848 को हम इसे राउंड फिगर में 9 किलोमीटर मान लें। 9 किलोमीटर 11 किलोमीटर, यानी एवरेस्ट चोटी को मेरियाना ट्रंच में रख दिया जाए, पूरी गायब हो जाएगी, 2 किलोमीटर का गड्ढा फिर भी बच जाएगा।
बात समझ में आई? जो हाईएस्ट की बात कर रहे थे। अच्छा, जो समुद्र की गहराई होती है उसे नापते किसमें है? वो तो डिस्टेंस नापते हैं। डेप्थ को फायदम में नापते हैं। फायदम, एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। ठीक है, चलिए खैर, तो अब ये बात समझ में आई। अब हम लोग उसी अपने मुद्दे पुराने पर आते हैं, वही घाटी, माउंटेन, प्लेन। ठीक है, एक बात अब इसे हम लोग क्या करते हैं, देखो अब जरा इसे समझो, इस वाले डायग्राम को ध्यान से। ठीक, बिल्कुल एकदम बुनियादी चीज, अगर ये भी ना समझ में आई तो फिर सीधे समझ लो, फिर हमें नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, या इसी को कह सकते हैं, आप देखते होगे कहीं पर जाओगे तो हाइट लिखी होती, लिखा होता है समुद्र तल से हाइट इतनी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का एवरेज ये है। ये क्या है, और इन्हीं मतलब ये प्लेन। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे। अगर ये पूरे दुनिया के आंकड़े के हिसाब से देखें तो 41%, 33%, और ये हैं 14%, और ये हैं 12%। इंडिया के संबंध, अगर इंडिया के मामले में देखोगे तो ये यहां पर आओगे तो ये, यहां पर आओगे तो ये, यहां पर आओगे तो ये। ठीक, अलग अलग दोनों का लिखा हुआ है, यानी एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा क्या है, मैदान। पूरी दुनिया में भी सबसे कम क्या है, पर्वत। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे क्या सबसे ज्यादा है, प्लेट्यू। भारत में भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे क्या है, प्लेट्यू। तीसरे नंबर पे क्या है, तो यहां पर भी, और चौथे नंबर पर, बात समझ में आई? एक याद रखो, दूसरा, अच्छा ये वाला आंकड़ा जब नीचे वाला जोड़ लेना, 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100%। नीचे वाला है, चलो अब सुनो, जो अभी हमने गधा और घोड़े की बात करी थी, देखने में एक जैसे लगते हैं, होते नहीं हैं, तो अब उसकी फिर जरूरत पड़ेगी। ये यानी मैदान का मतलब आप सब समझते होंगे, बिना पढ़े समझ लो, ये हर आदमी जान देगा, लगभग ये पूरी तरीके से सतह फ्लैट। लेकिन ध्यान रखना, मैदान 100% बराबर नहीं होते। अगर पूरे दुनिया में मैदान 100% बराबर होंगे तो फिर नदियां नहीं बहेंगी। भाई बराबर में जमीन बराबर, अगर फर्श है पानी डालोगे बहेगा? अगर, और नदियां का मोस्टली पहाड़ों से निकल के मैदान में बहती। अगर मैदान बराबर हो जाएंगे 100% तो क्या पानी बहेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मैदानों में ढलान तो होता है, लेकिन वो हमको साधारण दिखता जल्दी नहीं है, सब बराबर दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी से कहो ये जमीन वो बराबर है, लेकिन जब इसे वाटर लेवल ला के वो मिस्त्री नापता है तो पता लगता है कि छत में कितना ढलान है। और मिस्त्री को कितना भी समझाओ मान सकते नहीं। एक जो स्त्री और मिस्त्री दुनिया में किसी ने सुने आज तक। अब इनसे अगर बहस करी तो चलो सत्यानाश होना है, यानी तुम्हारा घर तहस नहस है। यानी स्त्री और मिस्त्री से बहस का मतलब घर तहस नहस। ये सुने नहीं आज तक किसी की, तुम्हारी क्या सुनी? ठीक है, अन्यथा ना लेना, वो मजाक की बात थी। ठीक है, उसको सीरियस लेने लेना। वापस आते हैं अब, तो इसका मतलब ये 100% बराबर
नहीं होते। अच्छा, जो प्लेट्यू होते हैं इनको टेबल लैंड भी कहा जाता है। मैदानों से तो ये अमूमन ऊंचे और इनसे ये नीचे, समझ मोटे तौर पर समझने के लिए। लेकिन अपवाद दुनिया में हर जगह मौजूद है। तिब्बतन प्लेट्यू तो इतना ऊंचा है कि उतने उतने पहाड़ नहीं है, वो तो 5,000 मीटर ऊंचा है। तो अभी कह दोगे ना कि तो ये कैसे हो गया, तो दुनिया में एक्सेप्शन हर जगह है ना। अब उसके बाद में ये दो बातें समझ में आ गई। इनको टेबल लैंड भी कहते हैं। और एक याद रखना, प्लेट्यू जितने दुनिया में हैं इनकी सबसे ज्यादा खूबी एक, सब इनमें कुछ मिले ना मिले मिनरल्स बहुत मिलेंगे। भरमार, यानी लात मार दो निकल आएगा कोई ना कोई। ठीक। अच्छा, तीसरी बात, अब मामला यहां पर फंसा, ये दोनों एक जैसे लग रहे थे भाई, घोड़ा गधा जैसे। अब ध्यान रखना, ऐसे चीज को पहाड़ी में कंसीडर करते जिनका ऊपर का जो है शिखर जो होता है वो डोम शेप में हो। ये लग रहा है डोम शेप में, यानी जो ऊपर से लगभग ये डोम शेप में हो। अब डोम शेप में कैसे हो जाएंगे, ये पहले नहीं रहे होंगे, अब ये पहले तो खूब तीखे रहे होंगे। जैसे इंसान जवानी में पता लगा उचक उचक के चलता है ऐसे, जो नहीं, जो जिनकी हाइट कम होती इतनी ऊंची ऊंची सैंडल पहन के घूमते दूसरे को गुमराह करने के लिए कि हम भी ऊंचे हैं। जरा इधर भी ध्यान देखे होंगे। इसका मतलब बाद में क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है वही आदमी ऐसे चलता है, लगता है हाइट कम हो गई उसकी। कोई ऐसा नहीं उसे काट दिया गया नीचे, वो पड़ जाता है लूज। इसी तरीके से जब से ये माउंटेन बन के खड़े हुए होंगे जमीन पर, तो तब से इनके ऊपर रेगमाल लगना शुरू हुआ होगा। रेगमाल से मतलब नदियों ने, पानी ने, हवा ने इसे घिसना शुरू किया होगा। जिस दिन से इंसान पैदा होता है उसी दिन डॉक्टर की इलाज शुरू, और मरते दम तक इलाज चलता है। इसी तरीके से जब से ये बन के जब ऊपर खड़े हुए तो बांधी आंधी, इस पर पानी भी बरसा होगा, पानी की बौछार ने इसे धुल धुल के नीचे लाया होगा, हाइट कम हुई होगी, हवा ने भी इसे कहीं कहीं थोड़ा बहुत उड़ाया होगी इसकी। अब यानी जितने भी आपके इरोजन फैक्टर होते हैं जो रगड़ने का काम करते हैं, ठीक है, जिसे स्क्रब लगाते हो थूथून पर, ओ सॉरी, नहीं गलत, नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या मतलब उसके भी तो रगड़ने के लिए जो डेड सेल्स हैं गायब हो जाए, तो इसी तरीके से इसे रगड़ाई शुरू हुई तो ये क्या हो जाएंगे, जब ज्यादा रगड़ोगे तो ये हो ही जाएंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है, आप समझ में आया। और ये मतलब जिनका शिखर बिल्कुल तीखा हो, आसपास के क्लियर कट दिखाई देते हो, माउंटेन। एक लाइन में पर्वत की परिभाषा समझ लो, शिखर यानी इनका पीक नुकीला हो, आसपास से क्लियर कट दिखाई देते हो, जैसे अब तुम्हें यहां से क्या हो रहा है, देखो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्या हुआ। अरे भाई हमें नहीं बनाना आता, हमें मैप के अलावा कुछ नहीं आता बनाना। चलिए, तो इसका मतलब जो आसपास के एरिया से क्लियर कट दिखाई देता हो, शिखर नुकीला हो, माउंटेन। आसपास के एरिया से क्लियर कट दिखाई देता हो, शिखर डोम शेप में हो। बात समझ में आ गया, दोनों में अंतर। पहले कहा था हर पीली चीज सोना नहीं, हर काला आदमी निग्रो नहीं, हर ऊंची चीज पहाड़ नहीं होती। बुर्ज खलीफा भी हो जाए पहाड़, तो भी बहुत ऊंची है ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, हटा दें इसे, बाद में नोट करना चाहना इसे नोट कर लेना। अच्छा अब देखो, अब हम लोग वापस फिर उसी मुद्दे पर आते हैं। जैसे भी हम लोगों ने कहा था कि इनके पर्वतों के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जिसे गोत्र समझ लो, जाति समझ लो। किसी को जैसे होता है ना यंग फोल्डेड, ओल्ड फोल्डेड, ब्लॉक माउंटेन, वैल्कनिक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, ये सब क्या हैं, इनकी जातियां हैं। जैसे इंसानों में जाति होती वैसे इनकी जाति समझ लो।
तो अगर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे जो दिखाई देते हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे फोल्डेड हैं। फोल्डेड मतलब जिन्हें हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। वलित मतलब जिसमें इस तरीके के ऐसे मिलेंगे। ठीक, तो अब यहां पर इंडिया में कौन कौन से हैं, मैप में वो कहां पर हैं, अब बना लो हमारे साथ। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? चलो पहले तो एक मैप बना लो। जल्दी बनाना। कुछ ऐसा ही है। ठीक बना ना बना है? बढ़िया बना। चलो, नहीं नहीं, हमका ऐसा नहीं, अपनी चीज सबको बढ़िया लगती ना। हाँ, हमने कहा ऐसा नहीं। क्या हुआ? बढ़िया बना। चलो फट से बना लो। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? बंगाल। और ये वाला एरिया अरेबियन सी, या कुछ ना बने तो अरब सागर लिख लो। और कल आपको याद करो, कल बता, परसों ये बताया था, ये क्या जाती है, इसी को क्या कहते हैं? टॉपिक ऑफ कैंसर। वैल्यू कितनी इसकी है? ठीक, इतनी चीज बना ली। अब यहां पर इंडिया के मैप में कौन कौन से माउंटेन है, कहां कहां हैं, उनके नाम क्या है, पहले तो उन्हें मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक, पता भी तो कौन सा कहां पर है। देखो, देखो ठीक, ये जो माउंटेन ऊपर से लेके नीचे तक बना हुआ है ग्रीन कलर का, इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन, या इसी को सह्याद्री कहते हैं।
क्या बोलेंगे इसी को? सह्याद्री या वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? ठीक, नोट कर लिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। इसमें जो ये 3 पाल घाट, थाल घाट, घोर घाट लिखा हुआ, ये दर्रे हैं। दर्रे का मतलब समझ लो, इसे अंग्रेजी में पास कहते हैं या इसी को गैप कहते हैं, चाइनीज में इसे ला कहते हैं, हिंदी में इसे दर्रा कहते हैं। ठीक, क्योंकि बराबर जब देखोगे तो नीतीला, छिपकीला, जलेपला, नाथूला, ये सब ला आ रहे हैं, तो ये ला का मतलब दर्रा होता है। तो अब ये जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 दर्रे हैं। इसके बारे में भी, इसी के बारे में डिटेल पहले कर लेते। अच्छा, अब पहले नंबर में क्वेश्चन कई बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, याद रखना। इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा माउंटेन नहीं है। फिर से सुनो, इनमें से कौन सा माउंटेन किस श्रेणी में या माउंटेन की कैटेगरी में नहीं आता है। उसमें लिखा होगा हिमालय, अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट। तो ये तो खोपड़ी खुजलाओगे तो सारे के सारे हैं। अगर और फिर हम लोग क्या करेंगे, बिना जाने पहचाने, पेपर पे क्वेश्चन गलत है, एग्जामिनर ने सवाल ही गलत लिखा, वो तुम्हारे बाप दादा की उम्र का आदमी जितनी उम्र ने उससे ज्यादा दिन से वो पेपर बना रहा, गलती सबसे होती है और होती भी है। लेकिन ये कह देना कि तुरंत ऐसे करो, 3 उंगली हमारी तरफ भी, तो उसमें जब भी कभी आए कि इनमें से कौन सा माउंटेन नहीं है, तो इसे ना लगाना, यही नहीं है। ठीक, हमने कहा ना, हर दिखने वाली चीज ऊंची पहाड़ नहीं होती, हर काला आदमी दिखने वाला निग्रो नहीं होता, और हर पीली चीज सोना नहीं होती। ठीक, अब ये पहाड़ तो नहीं तो फिर आखिर है क्या? देखो, एक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल एकदम बोली कुछ और जाती, लेकिन एक उनका मतलब का टेक्निकल टर्म कुछ और होता है। तो ये माउंटेन की श्रेणी में ना होके इसे कहा जाता है जो आपका ये दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय पठार है, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, उसका एक पश्चिमी कगार है। कगार को अंग्रेजी में स्कॉर्पमेंट कहते हैं। तो अगर ये पूछ ले तो फिर आखिर है क्या, तो यानी दक्कन के पठार का, यानी दक्कन प्लेट्यू का ये वेस्टर्न क्या है, यानी पश्चिमी स्कॉर्पमेंट है। स्कॉर्पमेंट क्या होता है जरा इसे समझो। जैसे ये कोई, मान लो ये कोई छत है, ये गलियारा है। अब छत पे क्या होता है, देखा होगा, रेलिंग लगा देते ताकि नीचे ना टपक जाए, और खासतौर से बच्चे लोग। तो इसके ऊपर ये तुमने रेलिंग खड़ी कर दी ताकि नीचे ना गिर जाएं। किनारा तो है, कगार ही तो है ये। तो यो है हमारी छत, यो है समंदर, नीचे ना टपक जाओ, ये रेलिंग खड़ी है। समझ में आया? तो इसलिए ये टेक्निकली ये माउंटेन नहीं है, दिखता जरूर है, वो कहा जाता है, लिखने में सब कुछ है। जैसे अरेबिया, वो जैसे अरल सी, कैस्पियन सी, डेड सी, सबके आगे सागर लगा है, ये कोई सागर नहीं है। कहने में तो जो चीज दिखाई दे रही, देखो, न तो कैस्पियन सी सागर है, न अरल सागर सागर है, न मृत सागर सागर है, और कहने में हर बार बोल रहे हो सागर। ठीक है, सी की यानी सागर की डेफिनेशन होती है जब कोई भी वाटर बॉडी अगर वो आपस में इंटरलिंक है, चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, वो सागर कहलाएगी। यानी और ऐसी कोई भी वाटर बॉडी चाहे एरिया में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी लाखों वर्ग किलोमीटर में क्यों ना हो, अगर वो चारों ओर जमीन से घिरी हुई कोई वाटर बॉडी है तो उसे लेक कहेंगे, चाहे वो आकार उसका कुछ भी हो। कैस्पियन सागर बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े कोई सागर रियल में नहीं है, कुछ सागर, लेकिन फिर भी वो झील है और ये सागर। ठीक है, यानी अच्छा,
कैस्पियन सागर में अगर आपने नाव डाल दी तो आप कुएं में दुनिया में नहीं जा सकते कहीं और। अरल सागर में नाव डाल दो, सिर्फ उसी के अंदर कुएं में चक्कर लगाते रहो, ये नहीं समझ लो तुम तालाब में हो। और अगर तुमने मान लो रेड सी में अगर नाव लेके पहुंच गए तो पूरी दुनिया चाहे 1000 बार चक्कर लगाओ, पूरी दुनिया चक्कर लगा लो, इससे उससे 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 सब कनेक्ट है आपस में एक दूसरे से। इन रेड सी से मेडिटेरियन में गए, मेडिटेरियन से अटलांटिक में, अटलांटिक से पैसिफिक में, पैसिफिक से इंडियन ओशन में, फिर आ गए हम लोग वहीं पर जहां से चले थे। अब कैस्पियन सागर में नाव डाल के देखो, बस तुर्कमेनिस्तान वो 5 देश हैं, उन्हीं के चारों चक्कर लगाते रहो, छठा कोई है ही नहीं। बस रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इन्हीं के आसपास लगाते रहो, घूमते रहो। ठीक, तो अब कहने का मतलब यह है कि जैसे वो कैस्पियन सागर कहने के बावजूद सागर नहीं है, ठीक उसी तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत कहने के बावजूद ये पर्वत की श्रेणी में नहीं आता है। तो किसकी श्रेणी में आता है? ये एक स्कॉर्पमेंट है, यानी इसे कहेंगे दक्कन के पठार का पश्चिमी कगार, या दक्कन प्लेट्यू का ये वेस्टर्न स्कॉर्पमेंट यानी कगार। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर आप इसे देखोगे कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी ये सब क्या एरिया है बताया था, ये क्या लिखा, ये देखो ये क्या है, देखो ये वाला एरिया को अगर गौर से देखोगे तो ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी। इस अरेबियन सी के किनारे किनारे यानी एक सटा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, दीवार जैसी खड़ी दिखाई दे रही, यानी ये पूरा का पूरा अरेबियन सी के पैरेलल लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में नॉर्थ टू साउथ फैला है। ठीक, अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आखिर अरे वेस्टर्न घाट माउंटेन किस स्टेट में नहीं है। तो देखो कहां कहां है, पहले हम है जान लें, इनके अलावा जो बचेगा वो नहीं वाला। तो यहां से देखो ये गुजरात में पड़ता है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आपका गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, और फिर थोड़ा सा तमिलनाडु में भी है। अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन में आए इसका मतलब नहीं है। ठीक, इनके अलावा किसी में नहीं। अच्छा, यूनियन टेरिटरी अगर दमन दीप वगैरह करेंगे तो यहां पर है वो, लेकिन हम स्टेट की बात करें। अच्छा सुनो, अब यहां पर देखो, इसमें अगर हम लोग इस पश्चिमी घाट माउंटेन की बात करें, इतने स्टेट बता दिए। अब इनमें जो 3 पास हैं, पास का मतलब दर्रा, गैप, गैप या दर्रा ठीक वैसे ही काम करता है जैसे 2 कमरों के बीच में एक दरवाजा आने जाने का रास्ता होता है। तो ये मान लो कोई माउंटेन है ऐसे, यहां पर कोई एक बंदा है, एक बंदा यहां है, तो इनका आना जाना या संभव ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, तो ऐसे। तो ये जो है ये वो रास्ते पहाड़ों में जो जो आवागमन सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। ये किलोमीटरों चौड़े होते हैं, यानी सेमी सर्कुलर एरिया। ठीक, अब कहीं पर भी एटलस में इस तरीके का सिंबल देख लेना तो इसका मतलब ये पास है, उसका सिंबल यही। अच्छा, अब देखो तो यहां पर जो 3 ये पास हैं जिसे दर्रे बोला जाता है, पहले वाले का नाम भोर घाट, फिर थाल घाट, और ये पाल घाट। तो जो थाल घाट और भोर घाट जो हैं, और ये वाले, ये दोनों कहां हैं? महाराष्ट्र में। और पाल घाट कहां है? ये है केरल में। यानी थाल घाट
घोरघाट और पालघाट जो ये दर्रे हैं, ये पता लग गया कहाँ है, केरल में। और दो वाले, अच्छा सुनो, कभी बंबई गए हो? कहां से गए? इधर मुरादाबाद होते हुए या लखनऊ से होते हुए, किधर से गए? बंबई गए कभी? ट्रेन से? जब ट्रेन से बंबई गए होंगे तो आप नासिक के आगे जब ट्रेन पहुंचती होगी तो आपको यही वो जो कनेक्टिविटी जो आप देखो, नासिक तो पड़ेगा यहां पर, यानी यहां मान लो, अब बंबई है यहां पर, पुणे है यहां पर, एक दर्रा बंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा है और एक दर्रा बंबई को नासिक से कनेक्ट कर रहा है। ये नासिक और ये पुणे और ये मुंबई यानी बॉम्बे। यानी अगर आपने देखा होगा, अगर नासिक से बंबई के बीच में जो पहाड़, वहां पहाड़ दिखते होंगे, अगर गए बंबई गए, पहाड़ दिखते बंबई के करीब में बहुत सारे पहाड़े नहीं दिखते हैं? अरे बंबई शहर की बात नहीं कर रहे, बंबई जब पहुंचते हैं तो सब पहाड़ दिखते हैं, जो पहाड़ दिखते हैं सब वेस्टर्न घाट है, यही वाला। खेतों का रंग काला दिखाई देगा, मिट्टी वहां काली होती है, कपास बहुत होता है। तो कहने का मतलब ये जो दर्रे हैं, ये नासिक को बंबई से और नासिक को पुणे से आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अब हम लोग इस वाले की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कोच्चि है और ये कोयम्बटूर है, तो ये नहीं, इनके बीच में रास्ता प्रदान करते हैं कि बॉर्डर के कोस्ट पे एक अंदर है, बीच में दीवार है। अब यहां से जैसे आप इन स्टेट तो हमने आपको बता दिए किन में पड़ता है। इसकी खूबी है कि जैसे जैसे आप साउथ के ऊपर नीचे की ओर आएंगे तो इसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती, यानी इसकी हाइट साउथ में ज्यादा है। यहां पर एक और बताएं कि जैसे अभी हमने एक नाम और लिखा था, पूर्वी घाट लिखा था, तो पूर्वी घाट ऐसा है, ये टुकड़ों में है, ये लो, तो ये पूर्वी घाट ये टुकड़ों में है, कंटिन्यू नहीं, ये ब्रेक है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो हैं, ये आपस में इस एरिया में एक दूसरे से मिलते हैं, और जहां पर ये मिलते हैं उसी को यहां पर क्या कहा जाता है, हजारों बार का पूछा गया क्वेश्चन, ये मिलते हैं नील नीलगिरी पहाड़ियों पर, ये दोनों मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियां कहां हैं? तमिलनाडु में। और नीलगिरी पहाड़ियां अगर ऐसे नहीं देखी तो उसकी शाहरुख खान ने जो हकला वाला नहीं, उसकी अगर फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस 2008-9 में, अगर वो देख लोगे तो सारी की सारी शूटिंग उसी की है। हम पिक्चर की बात नहीं, हमने असलियत में देखी है। ठीक है, हम लोग यहाँ घूम के आए थे, तो जहां तक नजर जाएगी पहाड़ दिखेंगे, और सिवाय चाय के अलावा फिर दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, पेड़ तो बहुत दिखाई देंगे, लेकिन तुम पहचानोगे किसी को नहीं। या तो नारियल दिखाई देगा, उसे पहचान लोगे क्योंकि नारियल को फोटो में भी देखा होता है। बाकी पेड़ हजारों दिखाई देंगे, पहचान नहीं पाओगे क्योंकि वहां की डिफरेंट क्लाइमेट है। यूपी में वो पेड़ दिखाई नहीं देंगे, इसलिए जैसे होता है ना, चाय रोड के सामने खड़े हो जाओ, आदमी तो हजारों निकल रहे, लेकिन तुम किसी पहचानते नहीं, क्या मालूम कौन है। तुम सिर्फ उसी को पहचानोगे जो तुम्हें देखा हुआ है। तो हजारों आदमी निकल रहे, क्या मालूम कौन है। पेड़ हजारों दिखाई देंगे, लेकिन एक चाय को, क्योंकि वो इस पर पैकेट पर बना होता है, इसलिए वो देखा। और नारियल सीनरी में देखे तो इनके अलावा पहचानने में कुछ नहीं आएगा। पेड़ बहुत दिखाई दे, बड़ा खूबसूरत पेड़ दिखाई देंगे, तरह तरह की वेजिटेशन, लेकिन समझ नहीं आता है। तो यहां जहां तक नजर जाएगी तो चाय चाय दिखाई देगी। हम लोग वहां से एक पेड़ भी उखाड़ लाए थे, लेकिन आते आते सूख गया था रास्ते में। झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं, सब पहाड़ों पर होता है, सब ढलान, क्योंकि चाय की क्वालिटी, चाय और कॉफी हमेशा प्लेन में नहीं हो सकती, क्योंकि इसे चाहिए बहुत ज्यादा पानी, यानी बाथरूम का शावर खुला रहे, ना, खुला रहे। अगर कोई मान लो नाली बंद हो गई तो क्या होगा, सब घर में बाहर नहीं आ जाएगी पानी। इसीलिए पहाड़ों पर ये चाय और कॉफी इसलिए क्योंकि इन्हें पानी बहुत चाहिए होता है, और इतना पानी चाहिए होता है कि इनकी बस जड़ों में ना भरे, बाकी 24 घंटे बरसे कोई दिक्कत नहीं। और जड़ों में अगर पानी ज्यादा बरसेगा, और सीधी सी बात है, अगर जमीन बराबर होगी तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो पौधा सूख जाएगा। इसीलिए ये हाई पहाड़ी ढलानों पर होती चाय, ताकि कितना भी बरसे जड़ों में रुकने का सवाल नहीं पैदा होता। कभी आप इस ताजा वाले चाय के पैकेट को गौर से देखना, उस पर जो सीनरी बनी होती, पहाड़ ढलानों में फोटो बने होते, ठीक, तो यहां बनी होती।
तो ये दार्जिलिंग, ये दोनों आपस में मिलते कहां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब नीलगिरी की पहाड़ियां किस लिए फेमस है? चाय के लिए। हैं कहां? तमिलनाडु में। अच्छा, इन्हीं पहाड़ियों पर एक ट्राइब रहती है और उस ट्राइब का नाम है क्या? बताओ। यहां एक जनजाति मिलती है, उसका नाम क्या है? टोंडा। ये जाने जाते हैं पॉलीएंड्री के लिए, यानी बहुपति प्रथा के लिए। बहुपत्नी प्रथा सुना होगा, लेकिन ये बहुपत्नी प्रथा, ये बहुपति प्रथा होती है, पॉलीएंड्री कहते हैं। जैसे वो होती पॉलीगेमी, ये होती पॉलीएंड्री। ये और उत्तराखंड के जौनसारी दोनों के फीचर सेम, मतलब वो यहां पर मिलेंगे और ये यहां मिलेंगे, दोनों के फीचर सेम, यानी उनमें भी पॉलीएंड्री और इनमें भी पॉलीएंड्री, यानी बहुपति प्रथा। ठीक, किसमें मिलती है? टोंडा में। कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां है? तमिलनाडु में। फेमस किस लिए? चाय के लिए। ठीक, अच्छा, अब इन्हीं पहाड़ियों के पास में, अब देखो, जैसे जैसे जब नीचे की ओर आए, ये दोनों आपस में मिले, अब तुम दो रस्सियों को आपस में जोड़ दो, जहां पर जोड़ोगे वहां पर रस्सी कोई मोटी दिखाई देगी, इसीलिए यहां पर ये ऊंचाई ज्यादा है और यहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है दोदा बेटा। नोट करके लिख लो, चोटी है एक, दोदा बेटा तमिलनाडु में है। अच्छा, दोदा बेटा साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी दोदा बेटा जो है वो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती, तमिलनाडु में है। 2634 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और हाइट इसलिए याद है, इस चोटी के ऊपर हम जा चुके, वो वहां बोर्ड वोर्ड लगा था, लिख ले, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं हाइट की, क्योंकि अपनी हाइट तो मालूम ना, इस चोटी की हाइट की क्या करेंगे, नए एग्जाम में पूछी जाती ये सब बकवास सवाल, बल्कि दूसरे से कहा करो तुम याद रखो, इसमें पूछी जाएगी, अपने आप ना पढ़ो। पीके में क्या बता, 3 इडियट में क्या था, या तो खुद ज्यादा पढ़ो या दूसरे को पढ़ने ना दो, है ना। अगर कोई भी फालतू काम हो दूसरे को बताओ कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप भूल के ना पढ़ो। ठीक, हाँ, ऐसा नहीं करना कि देखो नीचा दिखा के ना ऊंचा हो ना, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक, हालांकि ह्यूमन नेचर यही है, होता यही, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है, लेकिन कहने में दूसरा कुछ कहा जाता है। खैर, दोदा बेटा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ेंगे फिर केरल शुरू हो जाएगा, और केरल में एक चोटी और है, उस चोटी का नाम है अनाई मुदी। क्या नाम है? अनाए मुदी या अनाए मुंडी, MUNDI अंग्रेजी में, हिंदी में मुदी कह लो, मुंडी कह लो, कुछ भी कह लो। तो जो अनाए मुंडी है वो कहां है आपकी? केरल में है, और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कही जाती है, साथ ही वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, साथ ही पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक, और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक। 2695 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक, तो इसके ठीक नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? अनाय मुंडी, और अनाय मुंडी कहां है? केरल में। उसके ऊपर चलेंगे दोदा बेटा। चोटियां तो बहुत दिखाई देंगी, लेकिन ये दो मेजर हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत जगह मिलेंगी, ये पूछी गई, पेपर लगाना पुराने बहुत बार। ठीक है, फिर नीचे मिलेंगे यहां पर अगस्त मलाई, डावर मलाई, कुट्टा मलाई, यानी बंद मलाई छोड़ के सारी मलाई। सुनोगे यहां पर नाम देखना है एटलस में, ये हम कोई मजाक नहीं बोल दिए नाम, वो बंद मलाई तो ऐसे बोल दिया था, लेकिन बाकी देखना ये ज्यादातर ये सब दिखेंगे। अगस्त मलाई, कुट्टा मलाई, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, नाम तो सुने होंगे। अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी का भी नाम है, शायद कलाम साहब वहां से पढ़े थे, कुछ डिग्री उग्री ली, तो वो ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया। अब कहां पर आ गए? ये वाला। अच्छा, ये जो चोंच ऐसी नीचे दिखाई दे रही है, जो ये वाला हिस्सा देखना है, इस कट के नीचे इधर वाला दिख रहा है? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है?
यहां पर जैसे होता ना कि आपका घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, और जो तुम्हारे कुकर्मी मित्र होते हैं वो कुछ और किसी नाम से बोलते हैं। तो जरूरी नहीं जो चीज एक हो हर जगह चलता हो। अब हर आदमी थोड़े ना, हम जैसे शरीफ आदमी एक ही नाम पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला क्या है, इसको कहते हैं एला मेला। कुछ याद आया? समीक्षा अधिकारी 2023। और इसी का अभी तक जो तुम नाम सुनते आए होगे, इन्हीं को कहते हैं कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां, और इन्हीं को नाम जानते हैं एला मेला, जो कि 2023 समीक्षा अधिकारी में पूछी गई। पेपर अगर हो, हम ग्रुप पे बार बार पेपर सेंड भी करें, देखा होगा, उसमें यही पूछा गया था कि एला मेला नाम की पहाड़ियां कहाँ हैं, या एला मेला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं इलायची की पहाड़ियों को जाना जाता है। इलायची को अंग्रेजी में कहते हैं कार्डमम, इसीलिए कार्डमम हिल्स, एला मेला पहाड़ियां या इलायची हिल्स, सब कहाँ है? केरल में है। अच्छा, क्यों कहते क्यों है इलायची? क्योंकि यहां पर ये इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इलायची गरम मसाले में आता ना, आते ना गरम मसाले में, इलायची, जावित्री, सावित्री, वो राइफल, जायफल, सॉरी नहीं क्या होता है, जायफल होता है कुछ, ये सब गरम मसाले में ही तो आते। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा साउथ इंडिया में होते हैं मसाले। अब इन्हीं चक्कर में तो वास्को डी गामा टिक गया था, फिर बाद में अंजाम देखो क्या हुआ, खूब धुनेंगे कई सौ साल हैं। हाँ, तो कुल मिला के ये इलायची की पहाड़ियां, यानी अब ये बताना ये था कि ये जो वेस्टर्न घाट का जो केरल में पाया जाने वाला एक्सटेंशन है, इसी को एला मेला, इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम हिल्स कहा जाता है, बताना ये था, ठीक। अच्छा, जब पहाड़ है तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो बरसे बहेगा भी, तो बहेगा तो फिर नदियां बहेंगी, तो नदियां क्या होंगी, इसी से यहां निकलती है ये गोदावरी, यहीं से कृष्णा, यहीं से कावेरी, ये ढेर सारी नदियां भी निकल के इधर को आती, ये किसी दिन और जानी। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर का मतलब तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर सूरज। अब जब यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो रहेगा, और साथ में ये सब क्या है, समुद्री एरिया भी है। समुद्री एरिया, तो यहां से पानी क्या होगा, इवोपरेट होके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठंडी होगी, भाप यानी कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉप में बदलेगी, और ड्रॉप में बदलेगी फिर वो नीचे गिरेगी यानी पानी के रूप में, जिसे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कहते। तो इस वाले एरिया में बहुत ही भयंकर, ये क्या हो गया, ठीक, इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा भयंकर बरसात होती है। तो मिट गई लाइन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, खूब डट के बरसात होती है, इसीलिए इस पूरे एरिया में क्या मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पर भी, एवरग्रीन का मतलब जो पूरे साल हरे भरे दिखाई दे, जैसे ब्राजील के जंगल, अमेजन वाले। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होंगे उनमें ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर पूरी दुनिया में कहीं होती है, यानी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर कहीं पाई जाती पूरे किसी में, तो वो कहां पाई जाती, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इन्हीं को पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को। इन्हीं को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनको सेल्वा कहते हैं ब्राजील में। ये नाम सब एक ही, काम एक है, नाम अलग अलग, ठीक। बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। बायोडायवर्सिटी से मतलब अगर 10 पेड़ है, इसके मतलब 10 अलग अलग वेराइटी के होंगे, ये नहीं कि 10 के 10 यूकेलिप्टस है। मतलब जिसे कहा जाए लोगों में, कपड़ों में वैरायटी, मतलब जितने ज्यादा लोग हैं, जितने कपड़े उतने अलग अलग कलर के, जितने ज्यादा लोग हैं उतने अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसका लैंग्वेज में डायवर्सिटी, ठीक। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। और बायोडायवर्सिटी के बारे में कई बार हम आपको बता भी चुके हैं, ऐसे याद रखना, जहां जंगल ज्यादा होंगे भाई,
तो जीव जंतु भी वहीं ज्यादा होंगे भाई, बायोडायवर्सिटी वहीं ज्यादा होगी भाई। जो जंगल होते हैं यानी फॉरेस्ट, वो आपके जितने भी आपके ये जीव जंतु हैं, जीव, इनके लिए वो नेचुरल हैबिटाट का काम करते हैं भाई। अगर मान लो दुनिया पेड़ नहीं रहेंगे तो शेर हाथी कहां रहेंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर तुम्हारी खोपड़ी में बाल बहुत घने और काले और लंबे हैं, इसका मतलब खोपड़ी में भी बायोडायवर्सिटी भरपूर होगी, यानी जुएं इधर तो लटके झटके मारते, दो तीन तो प्लेटें में गिरेंगे, मजाक नहीं। इसी तरीके से जैसे जुओं को छुपने के लिए इनकी जरूरत है, ये जुओं के लिए क्या है, नेचुरल हैबिटाट। कोई आदमी टकला हो, देखिए खोपड़ी में जुए होंगे उसके, होंगे नहीं होंगे। अरे जुआ रुकेगा कहां, वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। पहली बात तो उसके लिए आवाज चाहिए ना, टकले खोपड़ी में जुए दिखते कहीं नहीं। जिस ज्यादा बाल होंगे ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि रहने के लिए उन्हें छुपने की जगह चाहिए। ठीक इसी तरीके से कहीं डेजर्ट में जहां देखो पेड़ पौधे नहीं होते, वहां जंगली जानवर कम मिलेंगे। अब जहां ज्यादा जंगल होते वहां जानवर ज्यादा मिलते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कुल मिला के, जहां फॉरेस्ट ज्यादा होगा वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, और जहां फॉरेस्ट बिल्कुल एरिया एकदम क्लीन होंगे, साफ सुथरे होंगे, वहां पर बायोडायवर्सिटी आपको न्यूनतम। ठीक, जैसे आप कहीं चले जाओ किसी नेशनल पार्क में, देखो पता लगा तरह तरह के जीव जंतु दिखेंगे। और यही कहीं यहां तो पता लगा वहां नेशनल पार्क में तो घूमते खुलेआम शेर, यहां तो पता लगा देखने के लिए उन्हें पिंजड़े में कैद कर रखा है, या पता लगा खाई लगा रखी जो चिड़ियाघरों में होते ना। तो कुल मिला के इसमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है। और ये आपका इंडिया का एक, इसको कभी पूछ लेता है हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट कोई गर्म जगह नहीं, हॉट स्पॉट का मतलब बायो इकोलॉजी में वो ऐसा सेंसिटिव एरिया जहां पर, यानी ऐसे बायोडायवर्सिटी एरिया जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी रीजन होता है, उनको हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो भारत में एक आपका वेस्टर्न घाट और एक आपका ईस्टर्न हिमालय वाला जो एरिया है, ये आपके हॉट स्पॉट के कहलाते हैं। बहुत बार पूछा गया कि इनमें से कौन सा हॉट स्पॉट है, तो उसमें हॉट स्पॉट में आ जाए तो एक तो वेस्टर्न घाट, दूसरा आपका हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय जिसे कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इस पर एक था। अगली क्लास करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं किसी दिन। ठीक, कोई सवाल किसी का, किसी के मन में कोई? बीच बीच में जो कुछ बातें जिसे हमने आपको जो बताई थी, वो सिर्फ एक समझाने के लिए था, उसको कोई अन्यथा ना लेना। होता नहीं, लोग यूं झटके झटके मारते, देखो कितने नीचे आ जाते हैं, है ना। आप जब झटके झटके मारोगे तो जड़त्व का नियम लगेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। पता लगा जुआ स्थिर अवस्था में है, तुमने यूं झटका मार दिया, ट्रेन अचानक ब्रेक मार दे, देखो ना आगे थूथुन टूट जाती।